नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं निखिल केशरी आप सभी को इकोनॉमी सर्वे के जो डाटा हैं उनको कवर कराने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में जो कि 100 दिन की रणनीति के ऊपर हम लोग चर्चा किए थे, उस वीडियो में हमने आप सभी को बताया था कि छत्तीसगढ़ में अधिकतर अभ्यर्थी जो हैं वो इकोनॉमी सर्वे के डाटा को लेकर, बजट के डाटा को लेकर बहुत ज़्यादा गुमराह रहते हैं कि किस प्रकार के डाटा को पूछा जाता है और ये वाला ही डाटा क्यों आता है, बाकी डाटा क्यों नहीं आता है, या किस डाटा पे हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए उड़ान आईएएस एकेडमी ने ये सोचा है कि आप सभी के लिए लगातार अर्थात हफ्ते में एक दो वीडियो हर हफ्ते, जिसमें कि हम एक बार आपको डाटा पढ़ाएंगे और उसके बाद उसी डाटा से रिलेटेड हम आपको एमसीक्यू भी कराएंगे, जिससे कि आपका एक पुख्ता तैयारी हो। अर्थात प्री में जाने से पहले आपके पास ये कोई समस्या न रहे कि मेरे पास तो अब डाटा नहीं था, मैं डाटा कहाँ से लाऊं, कौन कौन सा डाटा पढ़ूं, क्या नहीं पढ़ूं। तो आप बिल्कुल उड़ान आईएएस एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है उसको बिल्कुल आप सब्सक्राइब करके रखिए। आपको हर हफ्ते एक दो वीडियो यहाँ पास आता रहेगा, जिसमें कि एक साथ एक बार पूरा का पूरा डाटा पढ़ेंगे और उसके बाद उसके साथ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अर्थात दूसरे वीडियो में एमसीक्यू सॉल्व होगा। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, तो आज हम चालू करेंगे इकोनॉमी सर्वे का चैप्टर नंबर 3 राजकीय आय। पहला और दूसरा ज़्यादा पढ़ने का अभी मतलब नहीं है। पहला जो चैप्टर होता है उसमें सारे चैप्टर्स के डाटा को लिखा होता है, अर्थात वो समरी टाइप का होता है। चैप्टर नंबर 2 जनगणना के ऊपर होता है। बहुत साल से उससे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है। 2011 का जो जनगणना है उसी से जनरली क्वेश्चन आ रहा है। फिर भी लास्ट में कभी उसको हम कवर कर लेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशानी होता है वो है राजकीय आय, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के डाटा को हम लोग आज पूरी तरीके से देखने वाले हैं कि किसी पर्टिकुलर डाटा को ही वो क्यों पूछता है, जीएसडीपी के स्थिर भाव को ही क्यों वो ज़्यादा पूछता है, प्रचलित भाव पर उसने आज तक केवल 1-2 क्वेश्चन ही क्यों पूछा है। अगर हम जीएसडीपी में देखेंगे तो स्थिर भाव होता है, प्रचलित भाव होता है, वो स्थिर भाव पर ही ज़्यादा क्यों टिका हुआ है। एनएसडीपी में वो ज़्यादा क्यों नहीं पूछता है, एनएसडीपी का वो प्रति व्यक्ति आय क्यों पूछता है, बाकी का क्यों नहीं पूछता है। इन सभी प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रतिशत वृद्धि में वो कहां तक क्वेश्चन पूछता है, प्रतिशत वितरण में वो कैसा क्वेश्चन पूछता है, कभी ज्यादा का पूछता है, कभी कम का पूछता है, कम वाला क्यों नहीं पूछता, ज्यादा वाला ही क्यों ज्यादा पूछता है, किस वर्ष का ज्यादा पूछता है, कैसे उसे याद रखें। इन सभी प्रश्नों पर चर्चा होगी और सभी का आपका डाउट क्लियर होगा। आज जितना पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। हो सकता है ये कंप्लीट ना हो, लेकिन जो क्वेश्चन आता है एग्जाम हॉल में उसमें वो 90% वो कवर करेगा। 10% के पीछे बाद में भागेंगे, पहले 90 के पीछे भागेंगे, क्योंकि 90 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो 10 बाद में इंपॉर्टेंट है। वो हम एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर लेंगे, जो भी 10% डाटा एक्स्ट्रा बचेगा। तो शुरुआत करते हैं, राजकीय आय में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम यहां पर खासकर चैप्टर नंबर 3 को शुरुआत करने से पहले हम यह समझेंगे कि राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं और राजकीय आय कैसे निकालते हैं। ज्यादा नहीं, मैं इसको शॉर्ट टर्म में बता रहा हूं आपको। जब क्लासरूम में पढ़ाता हूं तो कम से कम 3 घंटा लग जाता है, ठीक है, इतना ही पढ़ने में, जितना मैं 10 मिनट में बताऊंगा। बहुत ज्यादा डिटेल्ड होता है, लेकिन हम एक ओवरव्यू लेने वाले हैं कि क्यों हम इसमें ही पढ़ रहे हैं, इसको क्यों नहीं पढ़ते हैं, ये वाला डाटा क्यों नहीं होता है। इन सभी समस्याओं को हम अभी 10 मिनट में समराइज करते हैं। जैसे बात करते हैं राष्ट्रीय आय की। जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो नेशनल इनकम निकालने के लिए हम कुछ डाटाओं का प्रयोग करते हैं, पैमानों का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय आय मुझे निकालना है तो मेरे पास 4 पैमाना है। पहला पैमाना है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तीसरा है मेरे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। और चौथा है मेरे पास एनएनपी। हमारे पास टोटल 4 पैमाना है जिसके माध्यम से हम राष्ट्रीय आय बता सकते हैं। इसके बाद ध्यान देंगे तो ये चारों डाटा हम लोग जो निकालते हैं वो मार्केट प्राइस पर निकालते हैं। एक होता है मार्केट प्राइस, अर्थात मार्केट में जाकर हम जाएंगे और वहां पर प्राइस पता करेंगे, तो वो मार्केट प्राइस हो गया। फिर यहां 5वें नंबर का जो डाटा आता है वो आता है फैक्टर कॉस्ट पर। कुछ नहीं करते, हम एनएनपी को ही फैक्टर कॉस्ट पर निकालते हैं और उसी फैक्टर कॉस्ट के एनएनपी को अगर हम डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन से तो हमारे पास निकल कर आता है
पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। हमारे काम का ये प्रति व्यक्ति आय है। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों फैक्टर कॉस्ट पर है और ये किस पर है, मार्केट प्राइस पर है। दोनों में एक छोटा सा बेसिक अंतर है। फैक्टर कॉस्ट फैक्ट्री का कॉस्ट है ऐसा मान लो, ठीक है। हो सकता है कुछ बातें मैं आपको समझाने के लिए, बस समझाने के लिए थोड़ा बहुत मैं मिसगाइडेड या फिर थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बताऊं, परंतु आपको ऐसे ही समझना है। फैक्टर कॉस्ट मान लो फैक्ट्री का कॉस्ट है, फैक्ट्री से कोई सामान निकला बनकर कुछ रुपए में निकला होगा, एक दानव खड़ा हो जाएगा जो मांगेगा टैक्स, यहां पर बोलेगा मुझे टैक्स दो, तो क्या करेंगे, तो उस कॉस्ट पर हम टैक्स को जोड़ देंगे। फिर सामान हो गया महंगा तो सरकार थोड़ी दयालु है, आपको दे देगी सब्सिडी, तो घटा देंगे सब्सिडी। अर्थात फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, चूंकि वस्तु पर लग रहा है इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस सब्सिडी, ये निकल कर आ जाएगा मार्केट प्राइस। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं, बहुत तिगड़मबाजी है बीच में, लेकिन अभी समझने के लिए आपको बस इतना ही याद रखना है। तो मार्केट प्राइस मतलब मार्केट में पहुंचने के बाद का प्राइस, और फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्ट्री का कॉस्ट। ये हमारे पास टोटल 6 चीजें होती हैं जब हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं। परंतु अब ध्यान देते हैं थोड़ा सा, जीडीपी की सहायता से एनडीपी निकलता है। कैसे निकलता है, तो मूल्य ह्रास को घटाकर। यदि मैं मूल्य ह्रास को घटा देता हूं किस में से, इस जीडीपी में से, तो क्या निकल कर आएगा, मेरा एनडीपी निकल कर आएगा। जीडीपी क्या है, एक शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितना भी वस्तु होता है और जितना भी सेवा होता है, इन सभी को जोड़ दो मार्केट प्राइस पर एक साल का, तो वो जीडीपी कहलाता है। तो जीडीपी की सहायता से एनडीपी निकलेगा, और जीडीपी की सहायता से ही जीएनपी निकलेगा, और जीएनपी की सहायता से एनएनपी। जीएनपी से एनएनपी कैसे निकलेगा, तो इसमें भी मूल्य ह्रास घटा देते हैं तो निकल जाएगा क्या, एनएनपी। अब जीएनपी कैसे निकलता है, तो जीडीपी से ही जीएनपी निकलता है। कैसे निकलेगा, तो जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस मान लेते हैं निर्यात और माइनस कर देते हैं क्या, आयात। बस शॉर्ट टर्म में, ठीक है, मैं इसको और डिटेल में नहीं जाने वाला। तो हमारे पास इसका मतलब यह हुआ कि जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीडीपी से ही एनडीपी और फिर जीएनपी निकलेगा, और जीएनपी से एनएनपी निकलेगा। मतलब अगर मेरे को जीडीपी निकाल लिया, आयात निर्यात पता है तो मैं जीएनपी भी निकाल लूंगा, मूल्यह्रास पता है तो एनडीपी और एनएनपी भी निकाल लूंगा। फिर मेरे को टैक्स पता है, सब्सिडी पता है, तो मैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालूंगा, जो कि मेरा नेशनल इनकम कहलाता है। उसी को मैं डिवाइड कर दूंगा पॉपुलेशन से, तो मेरा पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। ये रही राष्ट्रीय आय की बात। लेकिन जब राज्य की ओर आते हैं तो ये सब कुछ है ही नहीं हमारे पास। क्यों नहीं है, देखिए राज्य की आय में क्या है। राज्य की आय में अगर मैं बात करूं तो पहला डाटा हमारे पास केवल जीडीपी का है, जीडीपी। अब देखो राज्य का है इसलिए यहां पर जीएसडीपी लगा देते हैं, इसको बोलते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ये पहला डाटा हमारे पास आया। इसी की सहायता से हम लोग निकालते हैं क्या, एनएसडीपी, निवल, और बाकी आगे वही होगा राज्य घरेलू उत्पाद। तो हमारे पास केवल 2 डाटा है। तीसरा क्यों नहीं है, क्योंकि आयात और निर्यात ही नहीं है, इसलिए यहां पास हमारे पास ये नीचे का कोई डाटा ही नहीं होता है। हमारे पास केवल ये 2 डाटा रहते हैं राज्य को लेकर, तीसरा कोई डाटा नहीं है हमारे पास, ना तो होगा ना तो आप बना पाएंगे। अब ये दोनों जो निकाला जाता है वो मार्केट प्राइस पर निकाला जाता है। तो इसका मतलब है छत्तीसगढ़ में आपको साधन लागत पर फैक्टर कॉस्ट में कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। होगा कहीं, होता होगा वित्त विभाग में होगा, कहीं भी होगा डाटा, हमें मतलब नहीं है। इकोनॉमी सर्वे में जहां देखोगे वहां बाजार मूल्य पर लिखा मिलेगा, आपको जो भी देखने को मिलेगा वो बाजार मूल्य पर देखने को मिलेगा। आयात निर्यात का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए जीएसएनपी नहीं है, एनएसएनपी नहीं है, ये है ही नहीं हमारे पास, इसीलिए हम इससे कुछ निकालते ही नहीं है। ये दोनों है क्या, ये दोनों छत्तीसगढ़ को लेकर हमारे पास डाटा है। ये क्या है, जीएसडीपी। छत्तीसगढ़ में एक साल में बाजार मूल्य पर जितना भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा वो हमारा जीएसडीपी कहलाएगा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहलाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो एनएसडीपी कैसे, मूल्यह्रास घटा दो तो एनएसडीपी निकल जाएगा। तो ये 2 डाटा देता है बाजार मूल्य पर, बाकी और कोई डाटा हमारे पास होता ही नहीं है। अब इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। यहां पास मैं एक पेज ऐड कर लेता हूं ताकि क्लियर रहे। यहां पास आते हैं, हमारे पास केवल 2 डाटा है, जीएसडीपी जिसका फुल फॉर्म आप समझ गए हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, एनएसडीपी जिसका है निवल राज्य घरेलू उत्पाद। ये केवल 2 डाटा होगा। अब ये दोनों के दोनों बाजार मूल्य पर होगा। अब यहां पास क्या होता है कि एक होता है प्रचलित भाव, मतलब आज का वर्तमान का मूल्य, और एक होता है क्या, पुराना भाव जिसको बोलते हैं स्थिर भाव।
अब दिक्कत बच्चों को यहीं पास है कि प्रचलित भी पढ़ूं कि केवल स्थिर पढ़ के जाऊं। तो अगर आप क्वेश्चन के पैटर्न को देखोगे तो स्थिर को ज्यादा पूछता है, उसका रीजन भी है पूछने का। अभी आपको 2-3 मिनट में समझ में आएगा उसका रीजन क्या है। अब देखो हमारे पास 4 डाटा होगा, जीएसडीपी का प्रचलित डाटा, जीएसडीपी का स्थिर भाव का डाटा, एनएसडीपी का प्रचलित भाव का डाटा और एनएसडीपी का स्थिर भाव का डाटा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इकोनॉमी सर्वे के अभी तक के इतिहास में टेबल में एनएसडीपी का डाटा केवल एक बार आया था स्थिर भाव का, आज तक मैं दोबारा कभी नहीं देखा। इसका मतलब है केवल 3 डाटा आपको देखने को मिलेगा, 3 पेज में 3 डाटा, केवल 3। देखिए जैसे यहां पास अगर मैं इसे जूम इन करता हूं तो आपको यहां पास देखने को मिलेगा क्या लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान दो। ठीक, यहां पास देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य, एक सेकेंड, ये रहा छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव पर। तो यही तो है प्रचलित भाव का, ये वाला देगा यहां पास एक, तो ये पहला वाला बात आ गया। फिर दूसरा अगर देखोगे तो दूसरे का भी आप मत देख सकते हैं कि क्या देखने वाला है यहां पास। देखो छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर, तो ये वाला आ गया स्थिर भाव पर। फिर जो तीसरा पेज देखने को मिलेगा वो ये वाला देखने को मिलेगा, ये वाला छत्तीसगढ़ राज्य का निवल घरेलू उत्पाद। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का निवल, छत्तीसगढ़ का निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव का, स्थिर भाव का कोई डाटा ही नहीं है। पेज नंबर ये 46 है, ये वाला पेज नंबर 45 है और ये वाला पेज नंबर 44 है। केवल आपको 3 टेबल देखने को मिलेगा, चौथा कोई टेबल देखने को मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जीएसडीपी को लेकर डाटा ये केवल हमारे पास 3 होगा, केवल 3 डाटा होगा। तो अब हमारे राज्य में कितना उत्पादन होता है वो देख लेते हैं, किस मूल्य पर है वो भी देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे। तो यहां देखो प्रचलित भाव का डाटा है 56788043 और ये जो डाटा है वो लाख करोड़ में दिया है, लाख में दिया है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पास, ये हो जाएगा जीएसडीपी का, यहां पास ऐड करते हैं। ठीक, यहां ऐड कर देते हैं, क्या था 56788043, ये जो भी आएगा वो लाख में आएगा। तो क्वेश्चन में ये दे सकता है आपको, कैसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2024 और 25, 2024-25 2024-25 का जो इकोनॉमी सर्वे है उसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव में कितना है, बस इतना ही लिखेगा। छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितना है, इतना लिख देगा बस। और यहां लिख देगा कौन सा भाव, प्रचलित भाव पर कितना है। तो आंसर आपको 4 दिया रहेगा, उसमें से आप क्या टिक करोगे, ये वाला टिक करोगे। अगर लाख में दिया है, अगर मान लो इसी डाटा को चेंज करके वो करोड़ में देगा तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों को यहां से हटा देगा, ये वाला बस डाटा देगा 5 6 7 8 और 8 0, ये हो गया करोड़ में। अगर मान लो इसको लाख करोड़ में देगा तो कुछ नहीं करना है, ये देखो 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये हो जाएगा 5.6 लाख और ये हो जाएगा करोड़। इतना है हमारा क्या, जीएसडीपी प्रचलित भाव पर। इसी प्रकार से एक स्थिर भाव का भी डाटा मिलेगा इसके जस्ट अगले पेज में। यहां पास आपको जीएसडीपी का स्थिर भाव का डाटा मिलेगा 329 75 231, 329 75 231, ये किस में है तो लाख में है। अगर मैं इसको करोड़ में चेंज करूंगा तो 329 75 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा करोड़ में, क्योंकि भाई 100 से डिवाइड करूंगा। अब लाख करोड़ में लिखना है तो कितना आएगा 3.29 लाख करोड़। ये सेकंड आपका डाटा जो याद रखना है, मतलब आपको 2 डाटा याद रखना है। कौन कौन सा, तो ये है जीएसडीपी का प्रचलित भाव का और ये जीएसडीपी का स्थिर भाव का। एक आएगा एनएसडीपी का प्रचलित भाव, एक एनएसडीपी का, ये है 500 437, ये बहुत इजी याद करना। एनएसडीपी का प्रचलित कितना है 500 400 और 37, मान लेते हैं ये लाख में, मानना क्या है लाख में दिया ही है, तो फिर यहां से करोड़ करना है तो ये हो जाएगा करोड़ में, इतना वाला करोड़ में हो जाएगा। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो 5.00 लाख करोड़, बस इतना ही पूछेगा, एनएसडीपी का इतना है। तो आपके पास केवल 3 डाटा आया, कौन कौन सा, जीएसडीपी का प्रचलित की बात करेंगे तो एक आएगा स्थिर का, और एनएसडीपी की बात करेंगे तो एक आएगा प्रचलित का। ये आ जाएगा 5.67 लाख करोड़, ये आ जाएगा 3.29 लाख करोड़ और ये आ जाएगा 5.00 लाख करोड़। ये डाटा आपके काम का है।
ये हो गया जीएसडीपी का डाटा। अब क्या पूछता है, अब देखो इसमें काम चल गया, इतने में काम चल गया। अब पर कैपिटा इनकम कैसे निकालोगे? ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास उत्पादन के केवल दो डाटा है, एक जीएसडीपी का डाटा और एक एनएसडीपी का डाटा। इसी को अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा? पर कैपिटा इनकम। कुछ नहीं करना, जीएसडीपी डिवाइड बाई पॉपुलेशन, क्या निकलेगा? पर कैपिटा इनकम। अब इसके दो डाटा होंगे, एक प्रचलित भाव का होगा और एक होगा स्थिर भाव का। टेबल में तो दिया ही होगा। फिर और ऐसे ही होगा, एनएसडीपी का डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन, यहां से भी निकल कर आएगा पर कैपिटा। इसमें केवल एक ही है हमारे पास, कौन सा? प्रचलित भाव का। इसका मतलब यह हुआ कि छत्तीसगढ़ में पर कैपिटा इनकम के 3 डाटा आते हैं। जी हां, पर कैपिटा इनकम 3 डाटा में पूछा जाएगा। अगर मैं पर कैपिटा इनकम के लिए एक टेबल बनाऊं कि पर कैपिटा इनकम बताओ, तो आपको पूछना पड़ेगा भाई ये बताओ कि जीएसडीपी का पूछ रहे हो कि एनएसडीपी का पूछ रहे हो, या कुछ मत लिखो। तो फिर कैसे करेंगे? हमारे पास पर कैपिटा इनकम का जीएसडीपी का डाटा आएगा और एनएसडीपी का डाटा आएगा। ये 2 डाटा आएंगे। यहां आएगा एक प्रचलित भाव का और एक आएगा स्थिर भाव का। ये हो गया ठीक। इसका तो देगा नहीं, मैं बता दिया हूं कि एनएसडीपी का स्थिर देता नहीं है। तो यहां पास जीएसडीपी का 2 डाटा और एनएसडीपी का 1 डाटा। जैसे अगर मैं टेबल को देखूं तो प्रचलित भाव में कितना है, तो ये वाला है 1,84,83,3, 1,84,000। याद करना है आपको, अगले वीडियो में इसका एमसीक्यू आएगा, ठीक है। यह है प्रति व्यक्ति आय छत्तीसगढ़ का, बिल्कुल है। कई सारे आपको यहां पास मार्केट में केवल यही देखने को मिलेगा, 1,62,870। केवल यही नहीं है, यह भी प्रति व्यक्ति आय है हमारा, ये भी है। यहां पास देखोगे तो और कम मिलेगा, 107,327, ये भी मिलेगा, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 107,327 सही है और 1,62,870 सही है। ये 3 डाटा आपको प्रति व्यक्ति आय मिलेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर, मतलब जीएसडीपी के आधार पर प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव में कितना है, तो ये वाला आंसर लगाना पड़ेगा। अगर बोलेगा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो ये लगाना पड़ेगा। अगर बोलेगा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय कितना है प्रचलित भाव में, तो ये लगाना पड़ेगा। तो ये 3 डाटा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जीएसडीपी पूछ रहा है, एनएसडीपी पूछ रहा है, इतना लंबा मैं बोला, वो शॉर्ट फॉर्म में क्या है? जीएसडीपी, एनएसडीपी, प्रचलित भाव या स्थिर भाव। स्थिर भाव को तो पूछेगा नहीं, एनएसडीपी का केवल प्रचलित आता है। मान के चलो अगर कुछ नहीं लिखा है, सीधा बोलेगा छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय कितना है, आंख बंद करके क्या मारना ये। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इकोनॉमी सर्वे में है ना, आपको ये जो पेज नंबर 43 है, वहां प्रति व्यक्ति आय का एक वो मिलेगा, कॉलम मिलेगा, जिसको बोलेंगे 3.6 प्रति व्यक्ति आय। इसमें आपको सीधा सीधा लिखा है कि प्रति व्यक्ति आय जनरली हम लोग निवल राज्य घरेलू उत्पाद से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जीएसडीपी में मूल्यह्रास पहले से जुड़ा है, मूल्यह्रास घटाने पर एक परफेक्ट इनकम निकल कर आता है। क्योंकि जीडीपी से एनडीपी कैसे निकालते हैं? मूल्यह्रास घटाकर निकालते हैं। तो मूल्यह्रास घटाने पर एनएसडीपी आएगा, तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगा हमारा डाटा। तो एनएसडीपी का डाटा ज्यादा एक्यूरेट होने के कारण अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसी को लेगा वो, या फिर तीनों में से जो भी ऑप्शन होगा वो देख लेना, ठीक है। आपको तीनों याद रखना पड़ेगा। क्या पता 1,62,870 नहीं दिया है, बाकी अल्ला फल्ला कुछ भी ऑप्शन दे दिया है और 1,84,83,3 दिया है, तो वही आंसर होगा। या फिर कुछ नहीं दिया है, 1,07,327 दिया, तो वही आंसर होगा। अगर मान लो ज्यादातर चांस है कि 1,62,870 पे पूछेगा, अगर कुछ नहीं लिखता है, अगर लिखेगा तो फिर वो बताएगा कि जीएसडीपी का स्थिर है या जीएसडीपी का प्रचलित है, वो प्रति व्यक्ति आय पूछ के बताएगा। तो यहां लिखा है 1,62,870, तो यह है प्रति व्यक्ति आय का 3 डाटा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्रति व्यक्ति आय 3 कैसे है, जीएसडीपी 2 क्यों है और एनएसडीपी क्यों है 1। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग को एक और डाटा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि जीएसडीपी जब हम लोग का और प्रति व्यक्ति आय जब हम लोग का निकल कर आ गया, ठीक है, एक जीएसडीपी था और एक प्रति व्यक्ति आय था। अब आगे कैसे बढ़ें? आगे बढ़ने से पहले मैं प्रचलित के लिए आगे बढ़ूं कि स्थिर के लिए आगे बढ़ूं, अब ये कंफ्यूजन चालू हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूं स्थिर के लिए आगे बढ़ना, क्यों बढ़ना वो बताता हूं, प्रचलित को थोड़ा बाद में याद कर लेंगे। स्थिर क्यों इंपॉर्टेंट है, एक पेज ऐड करते हैं। यहां पर देखो क्या होता है कि अगर मैं मान लेता हूं 2011-12 जो कि मेरा बेस ईयर है, ये बेस ईयर है मेरा 2011 और 12। बेस ईयर में किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है और जिसका मार्केट प्राइस उस समय
10 रुपए है, तो मैं जीडीपी निकालता हूं उस साल का। 100 वस्तु है, ठीक है, और 10 रुपए है, तो कितना हो गया जीडीपी? 1000 रुपए का जीडीपी हो गया। वर्तमान के ईयर में आते हैं 2024-25 में, ठीक है, 2024-25 का एक ले लेते हैं हम लोग आधार। 120 वस्तु का उत्पादन हो रहा है, मान लेते हैं 120 वस्तु का है। अगर मैंने बेस ईयर से मूल्य को स्थिर कर दिया 10 रुपए, तो यहां पर जो जीडीपी निकल कर आएगा वो स्थिर भाव का जीडीपी होगा। इसी को बोलते हैं स्थिर भाव। स्थिर भाव क्या? बेस ईयर से भाव को स्थिर कर देना, स्थिर भाव, और उस पर जीडीपी निकालूंगा तो स्थिर भाव का जीडीपी अर्थात रियल जीडीपी, ये हो गया। अगर मैं वर्तमान के मूल्य दर पर निकालूंगा, अर्थात मैं बेस ईयर से होने वाले सभी उतार चढ़ाव को उसमें जोड़ लेता हूं, तो यहां से जो जीडीपी निकालूंगा वो हो जाएगा प्रचलित भाव का जीडीपी। तो दो डाटा आ गया, प्रचलित भाव का जीडीपी और स्थिर भाव का जीडीपी, दो डाटा आ गया हमारे पास। अब थोड़ा ध्यान देते हैं, हमारे पास ना अंत में केवल 3 डाटा होता है, चौथा कोई डाटा ही नहीं होता है। ये होगा, ये होगा और ये होगा। इधर वाला ना क्या है, एक प्रोडक्ट है तो आपको आसान लग रहा है, लेकिन यहाँ पास हजारों प्रोडक्ट आ जाएंगे तो फिर ये बहुत कठिन हो जाएगा। तो हमारे पास केवल 3 डाटा है। किसी व्यक्ति को बताए जिसको इकोनॉमी आएगा, बोलोगा कि बेस ईयर का जीडीपी 1000 था यार, और इस साल का मेरा स्थिर भाव का जीडीपी 1200 आया है, तो पता है वो क्या सोचेगा? वो बोलेगा कि भाई 1200 आया मतलब 200 रुपये बढ़ गया तेरा। ये जो भी बढ़ा होगा वो प्रोडक्शन के कारण बढ़ा होगा। प्रोडक्शन बढ़ रहा है मतलब उत्पादन बढ़ रहा है, मतलब रोजगार बढ़ रहा है, लोगों का डिमांड बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर मैं बोलूंगा कि भाई देखना 1000 से मेरा 1440 हो गया, लेकिन ये प्रचलित भाव का है, तो फिर वो क्या बोलेगा पता है? देख यार, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा होगा और प्राइस भी बढ़ रहा होगा, इस कारण से ये ज्यादा दिख रहा है, इस कारण से ज्यादा दिख रहा है। इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तब तो ये प्राइस और प्रोडक्शन दोनों के कारण ज्यादा दिख रहा है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि अगर मैं दूसरा सैंपल ले लेता हूं, चलो 2024-25 का दूसरा सैंपल ले लेते हैं। मान लेते हैं 90 का प्रोडक्शन हुआ, 90 उत्पादन हुआ है। स्थिर भाव में तो 10 ही होगा वो, क्योंकि भाव स्थिर करना होता है मुझे, और प्रचलित है मान लेते हैं 15 रुपए। यहां एक जीडीपी आएगा 900 और यहां आएगा 1350। अगर मैं किसी व्यक्ति को बोलूं देख तेरे पास केवल 3 डाटा है, 1000, 900 और ये 1350, और मैं उसको 900 ना बताऊं और मैं बोलूंगा देख यार इस साल का मेरा जीडीपी आया है 1350 प्रचलित भाव का, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार मेरे को तो पता नहीं चल रहा है कि प्राइस ज्यादा बढ़ा है कि प्रोडक्शन बढ़ा है, या दोनों बढ़ गया या दोनों कम हो गया, समझ ही नहीं आ रहा है हुआ क्या एक्चुअली में। लेकिन अगर मैं उसे तुरंत बताऊं कि देख स्थिर भाव का डाटा मेरा इस साल का आया है कितना, तो 900, और बेस ईयर था 1000, इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि प्रोडक्शन हो गया है कम, और यहां प्रोडक्शन कम के बावजूद भी प्राइस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जीडीपी बढ़ी हुई दिख रही है। परंतु बैक चैनल में क्या हो रहा है? बैक चैनल में प्रोडक्शन कम हो गया है, मतलब जीडीपी बहुत तेजी से नीचे जाने वाली है, प्राइस बस बढ़ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। मतलब देखा जाए तो स्थिर भाव का डाटा बहुत काम का है, क्योंकि ये प्रोडक्शन को बताता है और ये प्रोडक्शन और प्राइस दोनों को बताता है। ज्यादा काम का कौन सा है? स्थिर भाव का, क्योंकि वो उत्पादन को बताता है। उत्पादन बताने के कारण वो ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि अगर स्थिर भाव का डाटा बढ़ रहा है इसका मतलब है उत्पादन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, उपभोग बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, लाइफ स्टैंडर्ड आगे बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बेरोजगारी कम हो रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसीलिए एग्जाम हॉल में ज्यादातर डाटा आपको किसका मिलेगा? तो स्थिर भाव का ही मिलेगा। मैक्सिमम डाटा आपको 80-90% या 95% डाटा आपको स्थिर भाव का देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि जीएसडीपी का स्थिर भाव का डाटा ज्यादा इंपॉर्टेंट जब हम बात करेंगे प्रतिशत में। जब हम बात करेंगे किसमें? प्रतिशत में। प्रतिशत दो चीज का, प्रतिशत वितरण का और प्रतिशत वृद्धि का, केवल दो चीज। यहां पास क्या लिखा होगा? जीएसडीपी। जीएसडीपी में प्रतिशत वितरण कितना है और प्रतिशत वृद्धि कितना है। वितरण का मतलब इस साल कितना वितरण हुआ और इस साल कितना वृद्धि हुआ। ये दो टेबल और काम का है, बाकी और कोई टेबल काम का नहीं है। इससे पहले जो बताया जीएसडीपी का कितना है कितना नहीं है एनएसडीपी में, और प्रति व्यक्ति आय 3 बताया, वो काम का है। अब काम क्या है? तो जीएसडीपी का यहां लिखना पड़ेगा स्थिर भाव। जीएसडीपी का स्थिर भाव में वितरण कितना है और जीएसडीपी का स्थिर भाव में वृद्धि कितना है। हमारे पास टोटल 4 टेबल होता है। 4 टेबल देखने को मिलेगा आपको। पेज नंबर मुझे जहां तक याद आ रहा है 46-47 के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। ये रहा 50 में क्या लिखा हुआ है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रतिशत वितरण, ये वितरण के ऊपर है। इसके नीचे आओगे तो मिलेगा वृद्धि दर। ठीक है, तो ये है 48।
48 से पहले जो 47 होगा उसमें प्रचलित भाव का होगा, वो प्रचलित भाव का वृद्धि दर बताएगा, और यहां पास 49 में जो होगा वो बताएगा स्थिर भाव का वृद्धि दर। तो हमें क्या, प्रचलित भाव का वितरण, ठीक है, प्रचलित भाव का वितरण। पेज नंबर यहां पास आएगा एक 47, पेज नंबर 48, पेज नंबर 49 और पेज नंबर 50। ये प्रचलित भाव का अभी काम का हमारे लिए नहीं है, केवल ये काम का है, और ये है दोनों स्थिर भाव का। यहाँ 48 में स्थिर भाव का प्रतिशत वृद्धि दर देगा और यहाँ पास प्रतिशत वितरण देगा। ये दोनों डाटा हमारे काम का है, पेज नंबर 48 का और ये 50 का, केवल ये दो डाटा काम के आएंगे। अब इसको कैसे पढ़ना है, ये बड़ी समस्या है। सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है इन्हीं को पढ़ने में आती है कि सर इसे कंप्लीट कैसे करूं, इसे पढ़ूं कैसे। जैसे ये पेज नंबर 50 का डाटा है, ठीक है, यहाँ पास क्या है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत वितरण बताइए स्थिर भाव में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस डाटा है यहाँ पर। इसको साइड करते हैं। देखिए मैंने बताया जीएसडीपी क्या है, तो एक राज्य में एक वर्ष में जितना भी सेवा और वस्तु का उत्पादन होता है वही हमारा जीएसडीपी कहलाता है, मार्केट प्राइस पर, ठीक है। ये बाजार भाव पर ही होता है सबका सब। अब देखो यहाँ पास लिखा भी होगा कहीं ना कहीं बाजार भाव, ठीक है, ये आधार मूल्य के आधार पर, ऐसे डायरेक्ट लिखा नहीं है लेकिन ये बाजार भाव पर ही होगा, ठीक है, वो वृद्धि वाले में लिखा रहता है, बाजार भाव पर है ये। तो होगा क्या कि जो हमारा अर्थव्यवस्था होता है वो 3 सेक्टर में है, कृषि, उद्योग और सेवा, या प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इस प्रकार से बटा होता है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक, कृषि, उद्योग और सेवा। प्राथमिक का जो खनन है, उत्खनन है, अगर उसको घटा देंगे उससे तो फिर क्या निकल कर आता है, कृषि। जैसे एक टेबल बना हुआ है, देखो प्राथमिक जीएसडीपी कितना है इसको याद करना पड़ेगा। अब जो मैं तीसरा काम याद करने के लिए बोल रहा हूं ये है, प्राथमिक क्षेत्र में कितना है तो 27.96, द्वितीय क्षेत्र में कितना है तो 36.74 और तृतीय क्षेत्र में कितना है तो 35.3। इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 100% जीडीपी कवर कर लेगा। मतलब जीडीपी को अगर मैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में तोड़ दूं तो ये 27.60 याद करना पड़ेगा। क्या लिखेगा, जीएसडीपी स्थिर भाव पर, जीएसडीपी स्थिर भाव या बाजार मूल्य पर कितना है प्राथमिक क्षेत्र का, तो वो है। द्वितीय क्षेत्र का कितना है तो 36.74 है, याद करते जाना। अगले बार जब आएगा वीडियो तो इसमें क्या होगा, केवल ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू होगा। तो ये 3 तरीके से। अब प्राथमिक में भी टोटल 5 सेक्टर होते हैं, तो फसल का कितना है 9.67, पशुपालन का है 1.77, अगर मैं बात करूं वानिका की तो 2.95, अगर मैं बात करूं मत्स्य का 2.41, खनन उत्खनन का 11.16। द्वितीय क्षेत्र 3 भागों में बटा है, विनिर्माण का 18.13, अधिकतम यही है, याद रखना। कल के अगर ऑब्जेक्टिव में मैं पूछूंगा जीएसडीपी का स्थिर भाव में अधिकतम किसका है तो विनिर्माण का है अधिकतम। जीएसडीपी में स्थिर भाव में किसका वितरण सर्वाधिक है तो विनिर्माण का वितरण सर्वाधिक है। सबसे मिनिमम पता है भंडारण का रहता है, जनरली आप देखोगे तो भंडारण का मिलेगा 0.8 के आसपास, ठीक है, प्रतिशत वितरण। तो ये हो गया 3 डाटा। विद्युत गैस जलापूर्ति का कितना है 10.74 और ये है 7.86। तृतीय क्षेत्र में केवल एक ही याद रखो, वो है तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र 35.30, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं प्राथमिक क्षेत्र में से खनन उत्खनन को उठाकर अगर मैं द्वितीय क्षेत्र में डाल दूं तो फिर वो बन जाएगा उद्योग क्षेत्र। वो क्या बनेगा, उद्योग क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र से खनन उत्खनन हटाने के बाद क्या बचता है तो वो बचता है कृषि क्षेत्र। इन चारों को जोड़ोगे तो बन जाएगा कृषि, और इन चारों को जोड़ोगे तो बन जाएगा क्या, उद्योग, वो बनेगा उद्योग। और तृतीय क्षेत्र तो सेवा क्षेत्र होता ही होता है। तो इस प्रकार से कृषि का कितना योगदान है तो 16.80, और उद्योग का कितना है 47.90, और सेवा का कितना है 35.30। तो इस डाटा में हमारे यही सब काम का था, ये पूरा हमने रट लिया ऑलमोस्ट। अगर आपने इसको रट लिया ये वाला पॉइंट इतना सारा, तो आपका ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। फिर इस पेज से और क्या आएगा, अगला क्वेश्चन यही रहता है कि सर इस पेज से और क्या पूछेगा, तो सुनो कैसे पूछेगा। अब इसको ऐसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार फसल क्षेत्र का योगदान किस वर्ष सर्वाधिक रहा। इसमें से आपको देखना पड़ जाएगा, मैं केवल एक को बता रहा हूं, बाकी आप कर लोगे, ठीक है। मैं इसका एक ट्रिक बता दिया हूं, मतलब एक टेबल मैंने बना दिया है। क्वेश्चन क्या होगा कि फसल क्षेत्र का योगदान कब सबसे ज्यादा था, तो यहां पास आंसर लेगा वो 2022-23। क्वेश्चन ऐसे लिखेगा, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 फसल क्षेत्र का योगदान किस वर्ष सर्वाधिक रहा स्थिर भाव पर। मैं स्थिर भाव ही पढ़ा रहा हूं, प्रचलित भाव का 5% चांस है आने का, वो कल कवर कर लेंगे एमसीक्यू में।
तो स्थिर भाव में कितना रहा भाई, किस वर्ष सबसे ज्यादा रहा? अब पढ़ के नहीं गया है कोई तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, किस साल का मारो किस ना मारो। 2022-23 में सबसे ज्यादा रहा 10.41, इस साल सबसे ज्यादा था। इसी प्रकार से सबका बनेगा कि पशुपालन का कब ज्यादा था, मत्स्य पालन का कब ज्यादा था, प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र का कब ज्यादा था, निर्माण का कब ज्यादा था, द्वितीय क्षेत्र कब ज्यादा था, उद्योग क्षेत्र कब ज्यादा था। तो आपको यहां पास इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, अपन यहां करके बैठे हुए हैं। ये देखो एक पूरी तरीके से किया हुआ है कि 2019-20 में निर्माण का ज्यादा था, निर्माण को पूछेगा तो 2019-20 में ज्यादा था। द्वितीयक, उद्योग और वन, याद रखना कोरोना के समय वन काट डाले, कोरोना में वन काटा, उद्योग लगाया और द्वितीय क्षेत्र बढ़ा तो क्या हो गया, कोरोना काल में ये ज्यादा था। निर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति 2021-22 में, अगले साल विनिर्माण किए और विद्युत और गैस जलाए तो ये 2021-22। फिर 22-23 में क्या ज्यादा था, तो फसल, पशुपालन, कृषि और प्राथमिक क्षेत्र, ये 22-23 में ज्यादा था। मतलब देखो जो अभी 22-23 बताया वो यही वाला है, तो इसको एक ट्रिक से याद करना, ऐसे ही सीक्वेंस में। अच्छा मान लेते हैं कि पिछले 4 साल का ही पूछेगा और ये तो भाई 5वां और 6वां साल हो गया, तो इसको कैसे करना, ये द्वितीय क्षेत्र यहाँ आएगा, मैंने देख रखा है, ठीक है, इसीलिए मुझे याद है, ये डाटा मेंस के लिए बनाए थे इस कारण से याद है। तो ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा नीचे और निर्माण यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मान लो ऑप्शन में निर्माण को लेकर 19-20 नहीं दिया है तो क्या लगाना है, 23 और 24 लगाना है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो निर्माण क्षेत्र है वो किस वर्ष सर्वाधिक रहा। ऑप्शन में 19-20 नहीं है तो क्या मारोगे, 23 और 24। तो इसको याद करो ऐसे और इसको इधर ट्रांसफर कर देना और इसको इधर यहाँ खनन में ट्रांसफर कर देगा तो आपका काम हो जाएगा खत्म। कैसे याद रहेगा, 19-20, 20-21, 21-22, 23-24 ऐसे लिख लो एक जगह और उसके बाद इसको एक कहानी की तरह याद करो कि पहले निर्माण होगा, कोरोना से पहले निर्माण किया, कोरोना में सब ध्वस्त कर दिया, ठीक है, कोरोना में जंगल काट दिया, उद्योग लगाया और द्वितीय क्षेत्र लगाया। फिर अगले साल विनिर्माण किया, विद्युत गैस जलापूर्ति किया, फिर अगले साल फसल, पशुपालन, कृषि पालन, प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ावा मिला, फिर सब कुछ कोड़ काट दिया, खनन हो गया और फिर क्या किया, यहाँ पर मछली का सेवा किया तो तृतीय क्षेत्र। तो ये 24-25 में ये आ जाएगा। तो इसी के ऊपर एमसीक्यू भी मिलेगा। अगर ये याद हो गया तो आपको बहुत बड़ा टेंशन खत्म, पूरा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। अब देखो और क्या बचा, और बचा पता है क्या, तो मैंने बोला था कि एक होता है वितरण और एक होता है क्या, वृद्धि दर। तो वितरण तो आपने देख लिया कि वितरण में इस साल का कितना है और किस साल ज्यादा है, इस साल का कितना है और किस वर्ष ज्यादा था, किस वर्ष ज्यादा था, ये दो ही चीज पूछता है, पहला ये और दूसरा ये। अब बात करते हैं वृद्धि का। वृद्धि का भी सेम कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष कितनी वृद्धि हुई। अगर डाटा निकाला जाए तो ये पेज नंबर 48 के आसपास मिलेगा हमें कि पिछले साल और इस साल कितनी वृद्धि हुई। ये रहा, छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद का गत वर्ष में वृद्धि दर कितना है। स्थिर भाव पर ही पूछेगा ज्यादातर। तो ये पिछले साल के मुकाबले फसल क्षेत्र का कितना वृद्धि था, तो ये 4.27 था, पिछले साल के मुकाबले ये बढ़ा हुआ है, इसको बता रहा है वो। फिर दूसरा कि पशुपालन कितना था, 10.02। मैं बता रहा हूं आपको, एक एक करके नहीं पूछता वो, बहुत रेयर है कि एक एक करके पूछेगा। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं क्या पूछेगा। जैसे यहां पास एक इंपॉर्टेंस को लिख दिया गया, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, और यहां पास एक और डाटा दिया गया, क्योंकि इकोनॉमी सर्वे में ये डाटा दिया जाता है। कैसे दिया जाता है कि 2012-13 से 2024-25, 2012-13 से 2024-25 के बीच में 13 साल है लगभग, ये 12-13 साल है। अगर हर साल का औसत वृद्धि दर अगर आप निकालो और उसको औसत कर दो तो फिर कितना आएगा, तो ये आएगा 5.39। औसत वृद्धि दर कितना है, 5.39। ये पेज नंबर 6 में दिया है, पेज नंबर 6 में इकोनॉमी सर्वे के में दिया है, ठीक है। अगर यहाँ पास लगाया है, हाँ लगाया था, तो ये देखो 5.39 यहाँ पास दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला डाटा दिया हुआ है 5.39 कृषि क्षेत्र का। अगर मैं बात करूं उद्योग क्षेत्र का तो ये दिया है 5.97। सेवा क्षेत्र की बात करूं तो ये रहा 6%। तो ये औसत वृद्धि दर 5.39, 5.97 और 6.00 ये औसत वृद्धि दर है पिछले साल के मुकाबले। 12 साल का टोटल औसत वृद्धि दर या 13 साल का है ये औसत वृद्धि दर। तो ये वाला एक डाटा याद रखना, और इस साल का वृद्धि दर भी याद रखना पड़ेगा। ये रहा इस साल का। तो जनरली कृषि, उद्योग और सेवा, जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय, ये पर प्रति व्यक्ति आय होगा, ठीक है। ये प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो कृषि क्षेत्र में 5.38, उद्योग क्षेत्र में 6.92 और सेवा क्षेत्र में 8.54। जीडीपी का, अब जीडीपी ये स्थिर भाव का है, याद करो जीडीपी एक स्थिर भाव का, एक प्रचलित भाव का, दो था हमारे पास। तो जीडीपी स्थिर भाव का कितना बढ़ा है, तो
6.51, ठीक है। इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, पेज नंबर 50 से चेक करेंगे इसे, है ना। ये रहा प्रचलित भाव का है, ये अपन स्थिर भाव का चेक करेंगे। ये है प्रतिशत वृद्धि दर स्थिर भाव का। तो ये देखो यहां पास अगर बड़ा करते हैं इसे तो ये देखने को मिलेगा, ये रहा 7.51, ठीक है। और यह है सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर वृद्धि दर कब था, 7.51 है इस साल। तो जीडीपी का वृद्धि दर कितना है, 7.51 है, 7.51। प्रति व्यक्ति आय का वृद्धि दर कितना है, 6.31। ये 5 डाटा ही करो, ज्यादातर यही वाला आपको इंपॉर्टेंट है, ये 5 डाटा वृद्धि दर को लेकर, ये 5 डाटा। फिर अधिकतम वृद्धि दर किस में है, तो होटल या जलपान गृह वाले में है, लेकिन ये सेक्टर वाइज है। अगर फुल्ली सेक्टर की बात करेंगे तो पशुपालन, अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो आप पशुपालन मारेंगे 10.02। ऋणात्मक वृद्धि किसमें हुई है, तो रेलवे का 7.38 ऋणात्मक वृद्धि हुई है, किसका, तो रेलवे में ऋणात्मक वृद्धि हुई है इस साल, ठीक है। आपको ये सारा डाटा यहाँ पर देखने को मिलेगा इस साल। ये देखो रेलवे का ऋणात्मक है और मैक्सिमम आपका मिलेगा ये होटल वाला, ठीक। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर ये आ जाएगा पशुपालन वाला, कंप्लीट। तो यह है वृद्धि दर का इस साल का डाटा, इस साल का वृद्धि दर। अब पिछले किस साल में सर्वाधिक रहा, इसका भी जैसे वितरण का देखा, इसका भी आ जाएगा, ये भी बहुत इजी है। अच्छा, एक और डाटा मैं निकाला था कि किसका किसका ऋणात्मक रहा, किसका किसका वृद्धि दर ऋणात्मक है। विनिर्माण कब ऋणात्मक था, क्वेश्चन पूछेगा, एक बार पूछ चुका है पीएससी में कि फलना सेक्टर का किस वर्ष ऋणात्मक था। तो ये 3 चीज याद रखना आप, विनिर्माण ऋणात्मक था, निर्माण भी 2 बार ऋणात्मक रह चुका है और सेवा भी एक बार ऋणात्मक रह चुका है। विनिर्माण कब ऋणात्मक था, तो 2022-23 में ऋणात्मक था ये। निर्माण 2021-22 और 22-23 दोनों में ये ऋणात्मक था, ठीक है। यहां पास ये डाटा मिल जाएगा ऋणात्मक को लेकर। ये रहा विनिर्माण, विनिर्माण देखिए 22-23 में क्या है, ऋणात्मक है। और निर्माण देखोगे तो ये 20-21 और 21-22 दोनों में ऋणात्मक मिलेगा। फिर उसके बाद सेवा भी ऋणात्मक रह चुका है, सॉरी 2020 और 21 में ये भी सेवा क्या रह चुका है, ऋणात्मक रह चुका है। तो ये एक डाटा हो गया। फिर उसके बाद लास्ट जो पढ़ने का डाटा है वो है प्रतिशत वृद्धि दर किस वर्ष ज्यादा था। क्वेश्चन वही है, जीएसडीपी छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 प्रतिशत वृद्धि दर इस क्षेत्र का किस वर्ष ज्यादा था। बोल देगा कि विनिर्माण का प्रतिशत वृद्धि दर किस वर्ष ज्यादा था, तो बिल्कुल 2021-22 में ज्यादा था, ठीक है। वन और विद्युत का 2019-20। कोरोना में तो किसी का ज्यादा रहेगा ही नहीं, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि उत्पादन ही नहीं हो रहा था, तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी का ज्यादा हो। तो उससे पहले याद रखना वन और विद्युत ज्यादा था, उसके बाद विनिर्माण ज्यादा था, क्योंकि कोरोना में कोई विनिर्माण हुआ नहीं, तो विनिर्माण बहुत ज्यादा किए। फिर उसके बाद देखो फसल, कृषि, प्राथमिक और निर्माण ज्यादा था। फिर 2023-24 में किसका है, तो मछली और खनन का ज्यादा है। 25 में किसका, 24-25 पशुपालन, द्वितीयक और उद्योग का ज्यादा है। ये क्या है, तो वृद्धि दर की बात हो रही है कि किस वर्ष। जैसे इसको पशु को लेकर कैसे पूछेगा, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पशुपालन में प्रतिशत वृद्धि दर किस वर्ष ज्यादा रहा। अगर ये याद है तो तुरंत आंसर लगाओगे आप क्या, 2024-25। पर्टिकुलर मैं याद करके जाता था, मैं इसको ऐसे ही करता था, जिससे कि क्या होता था ना कि मुझे बहुत कम चीजों में तुरंत याद हो जाता था। तो फिर मुझे बेनिफिट मिला है ना, बहुत लोगों को क्लासरूम में बेनिफिट मिला है इससे कि ऐसे याद करने से ये जल्दी याद हो जाता है। तो ये ओवरऑल डाटा रहा चैप्टर नंबर 3 का, इससे ज्यादा और कोई डाटा है नहीं, है भी तो वो प्रचलित भाव का है जो कि 5% ही कवर करेगा आपका यहाँ पास। वो कल के एमसीक्यू में या अगला वीडियो जब एमसीक्यू का आएगा तो उसमें वो हम कवर कर लेंगे। एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या देखा हमने अभी तक। तो बहुत ईजी है, सबसे पहले जीडीपी का डाटा देखा, ये रहा प्रचलित भाव का जीडीपी का डाटा, स्थिर भाव का जीडीपी का डाटा और एनएसडीपी का प्रचलित भाव का डाटा, ये 3 डाटा देखा। फिर हमने देखा प्रति व्यक्ति आय का डाटा, तो ये प्रति व्यक्ति आय 3 प्रकार से था, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक, ये 3 प्रकार से देखा। फिर इसके बाद क्या देखा, तो ये देखा वितरण वाला, ठीक है, कि किसका किसका कितना वितरण है, फसल क्षेत्र का इतना वितरण, इन प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, ये वितरण देखा। फिर उसके बाद देखा कि किस वर्ष सबसे ज्यादा वितरण था, तो ये वाला किस वर्ष सबसे ज्यादा वितरण था। फिर कौन सा देखा, तो प्रतिशत वृद्धि दर औसत में, ये तीनों औसत का देखा। फिर उसके बाद देखा कि प्रतिशत वृद्धि दर किसका किसका कहाँ कहाँ पर है। अच्छा, 1-2 का प्रतिशत वृद्धि दर और देखना पड़ेगा, ठीक है, उनका देखना पड़ेगा, खासकर जीडीपी का, ये आपको यहीं पास मिल जाएगा। जैसे यहां पास मिलेगा 6.31, ये प्रति व्यक्ति आय का तो हम लोग देख लिए थे, 6.31 प्रति व्यक्ति आय का, ठीक। अगर हम बोलेंगे एनएसडीपी का प्रति व्यक्ति आय बताओ, तो ये
6.95 और 10.89। मैं एक काम करता हूँ, यहीं पास लिख देता हूँ, ठीक है। ये दो डाटा और थे, है ना, यहाँ पास छूट जाता वरना ये यहाँ बता देता हूँ। प्रतिशत वृद्धि दर, ठीक है, प्रचलित भाव में जीएसडीपी का 10.98 और जीएसडीपी में ही प्रति व्यक्ति आय 9.65। मतलब ये जो है ना, ये 9.65 की दर से बढ़ा है। ये वाला 9.65 की दर से बढ़ा था और ये बढ़ा था 6.31% की दर से बढ़ा था। ये इसका पिछले साल का वृद्धि दर है। और इसकी बात करोगे तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें कितना बढ़ा हुआ है ये देखने को मिलेगा यहीं पास। ये बढ़ा है 9.37 प्रति व्यक्ति आय, कितना बढ़ा 9.37, ये है 9.37। अच्छा यहीं पास हो गया, ये तीनों काम यहीं पास हो गया। ये है 9.37। जीडीपी का कौन कौन सा पता चल गया, तो 7.51 वाला पता चल गया, ठीक है। और इसके साथ साथ 7.51 और 10.89 और 7.51। एनएसडीपी का निकालने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। एनएसडीपी का क्योंकि दिया नहीं रहता तो निकालना भी नहीं है, तो दो ही डाटा आपको काम आएगा, ठीक। एक आएगा 10.89 और एक आएगा 7.51। यह है स्थिर भाव में, ठीक है, ये स्थिर भाव में। और ये कौन से भाव में, तो ये है प्रचलित भाव में। इतने डाटा काम के हैं चैप्टर नंबर 3 में। जो जो डाटा मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर बताया आप एक कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा था कि किससे कैसे डाटा निकाला जाता है इस चैप्टर से। और काम बहुत कम है, पता है, बहुत कम है ये। अगर आप सोचोगे कि बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है ये। इतना अगर आप पढ़ोगे तो 1-2-3 घंटे में पूरा निकल जाता है। और एक दो पेज में, एक पेज मतलब एक पेज जो होता है ना, उसमें यह पूरा समराइज हो जाता है। और उतना बार बार रिवीजन करो, पूरा आपको 2 नंबर वो दिला कर जाता है। क्या पता ज़्यादा भी आ जाए, है ना। बाकियों से भी आगे रहना है, अगर बाकियों से आगे रहना है तो ये काम आपको अवश्य करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही रहेगा। अगले बार जब वीडियो आएगा तो एमसीक्यू होगा उसमें इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो मैं चाहूँगा कि इसे आप बिल्कुल देखें और कमेंट भी करें कि अगर आपको किसी और चीज़ में परेशानी हो रही है डाटा को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो बिल्कुल उड़ान आईएएस एकेडमी आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन यहाँ पर बनेगा। इसी के साथ मैं आप सभी अभ्यर्थियों से यहाँ विदा लेता हूँ। धन्यवाद।